हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ इनसाइड स्पोर्ट्स साइंस। आज हम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का सेकेंड लेक्चर करने वाले हैं, जिसमें हम अडेप्टेशन को डीपली स्टडी करने वाले हैं। इस अडेप्टेशन के अंदर हम टाइप्स ऑफ अडेप्टेशन एंड स्टेजेस ऑफ अडेप्टेशन को हम डीपली स्टडी करेंगे। साथ ही हम ट्रेनिंग इफेक्ट्स को भी डीपली स्टडी करेंगे और इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड जो पीवाईक्यूज हमारे एग्जाम्स में आए हैं, दैट इज यूजीसी नेट एंड सेट, हम उसको भी सॉल्व करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, शुरुआत करते हैं हम अडेप्टेशन से। द स्पेसिफिक पॉइंट इज स्पेसिफिसिटी ऑफ अडेप्टेशन। क्या मतलब होता है स्पेसिफिसिटी ऑफ अडेप्टेशन का? इसका मतलब ये होता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपके पास दो इवेंट्स हैं। द फर्स्ट वन इज द 100 मीटर एंड सेकंड वन इज द 21 किलोमीटर मैराथन। करेक्ट। नाउ द डिफरेंस इज, अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपको पहले 100 मीटर का एक स्प्रिंट परफॉर्म करना है, उसके बाद आपको दूसरा स्प्रिंट भी परफॉर्म करना है। नाउ द थिंग इज, आपको कितना टाइम लगेगा प्रीवियस स्प्रिंट से रिकवर करने में? maybe 8 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Up to 15 minutes it's sufficient for you to get recovered from the previous sprint. आई बात समझ में? आपको मैक्स टू मैक्स आपको 15 मिनट्स लगेंगे अपने प्रीवियस स्प्रिंट से रिकवर करने में। बट इफ आई टॉक अबाउट दी 21 किलोमीटर मैराथन, अगर आपको मैराथन भागना है तो आपको कितने टाइम का रिकवरी चाहिए? आपको कम से कम 1 डे का रिकवरी चाहिए। सपोज अगर आप आज एक मैराथन भागते हैं 21 किलोमीटर का, उसके बाद आप सेम डे में दोबारा ये इवेंट परफॉर्म नहीं कर सकते। आपको कम से कम 1 से 2 दिन का रिकवरी पीरियड चाहिए। क्यों चाहिए? इसका रीजन ये है कि अलग अलग ये दो अलग अलग इवेंट्स हैं। इन दो अलग अलग इवेंट्स में आपके अलग अलग एनर्जी सिस्टम वर्क करते हैं। लेट सपोज, लेट्स टॉक अबाउट दी 100 मीटर। 100 मीटर में आपका एटीपी पीसी सिस्टम वर्क करता है, राइट? व्हाट इज एटीपी पीसी सिस्टम? दिस आर सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और जो आपके मसल में ऑलरेडी स्टोर होते हैं। जब आप एक 100 मीटर का परफॉर्म करते हैं और इसके रिकवरी में आपको जो टाइम लगता है वो है होता है मैक्स टू मैक्स 15 मिनट्स। अगर आपके मसल्स में एटीपी पीसी सिस्टम अगर पूरा रिप्लेस हो चुका है, पूरा खत्म हो चुका है, उससे रिकवर करने में आपको सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट्स लगते हैं। 15 मिनट्स के अंदर आपका पूरा एटीपी और पीसी रिकवर हो जाएगा और 15 मिनट्स बाद आप वापस से उस इवेंट को परफॉर्म कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ 21 किलोमीटर मैराथन, इसमें आपका एरोबिक ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम वर्क करता है और एनारोबिक ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम भी वर्क करता है। नाउ दिस रिक्वायर्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन योर बॉडी, और दिस आई एम टॉकिंग अबाउट द एरोबिक ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम। एरोबिक ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम में आपको ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन और ज्यादा से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत पड़ती है। बट इफ यू टॉक अबाउट एन एरोबिक ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम, इसमें लैक्टिक एसिड का भी फॉर्मेशन होता है और इससे कम से कम आपको 1 दिन का रिकवरी चाहिए। उसके बाद आप इस इवेंट को परफॉर्म कर पाएंगे। नाउ दिस इज व्हाट द स्पेसिफिसिटी ऑफ अडेप्टेशन। अलग अलग ट्रेनिंग के लिए आपको अलग अलग अमाउंट ऑफ रिकवरी टाइम चाहिए होता है, राइट? और इसी वजह से अलग अलग इवेंट के लिए आपको अलग अलग अडेप्टेशन की भी जरूरत होती है। दिस इज व्हाट द स्पेसिफिसिटी ऑफ अडेप्टेशन। नाउ व्हाट द डेफिनेशन स्टेट्स, हम अभी ये समझते हैं डेफिनेशन क्या कहता है। डेफिनेशन हमारा कहता है, adaptation specificity of adaptation means body adapts specifically to the type of training performed। आप जिस टाइप का ट्रेनिंग परफॉर्म करते हैं आपका बॉडी अकॉर्डिंगली अडेप्ट करता है, करेक्ट? देयरफॉर ट्रेनिंग शुड मैच द एनर्जी सिस्टम, स्किल्स एंड मोटर एबिलिटीज रिक्वायर्ड फॉर द स्पोर्ट्स। क्या मतलब निकलता है इसका? आपका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो आपके इवेंट के ऊपर डिपेंड करना चाहिए। आपका जैसा इवेंट है उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही आपका बॉडी अडेप्ट करेगा, करेक्ट? अगर आपका इवेंट है 100 मीटर रेस, 100 मीटर स्प्रिंट अगर आपका इवेंट है, आप एरोबिक ट्रेनिंग नहीं करेंगे, आप एनारोबिक ट्रेनिंग करेंगे। ये बात समझ में? अगर आपका इवेंट है 21 किलोमीटर मैराथन, तो आप स्प्रिंट की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप एरोबिक ट्रेनिंग की प्रैक्टिस करेंगे, करेक्ट? जब आप स्पेसिफिकली जब आप किसी ट्रेनिंग किसी मेथड के अकॉर्डिंग जब आप प्रैक्टिस करते हैं, तब आपका उस स्पेसिफिक स्पोर्ट्स में जो एनर्जी सिस्टम रिक्वायर होता है उसको आप बिल्ड करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 100 मीटर रेस में, 100 मीटर स्प्रिंट में आपका एटीपी पीसी सिस्टम वर्क करता है, करेक्ट? तो जब आप 100 मीटर रेस के अकॉर्डिंग जब आप अपना ट्रेनिंग प्लान करते हैं तो आप एपी एटीपी पीसी सिस्टम
ज्यादा एक्टिव होता है और ये ज्यादा डेवलप होता है। ये बात समझ में? अगर आप 21 किलोमीटर मैराथन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, करेक्ट, तो आपके बॉडी में जो ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम है, ये बिल्ड होता है। नई बात आपको समझ में? दिस इज व्हाट द स्पेसिफिसिटी ऑफ एडेप्टेशन इज। ओके, आगे बढ़ते हैं, कुछ की पॉइंट्स को हम जानने की कोशिश करते हैं। व्हाट आर द की पॉइंट्स? एडेप्टेशन इज स्पोर्ट स्पेसिफिक। जो मैंने आपको ही बताया, आपको जो एडेप्टेशन है वो स्पोर्ट स्पेसिफिक होता है, वो स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग होता है। नई बात समझ में? मोर कॉम्प्लेक्स एंड डिमांडिंग स्पोर्ट्स रिक्वायर लॉन्गर ट्रेनिंग फॉर एडेप्टेशन। आई बात आपको समझ में? आपका जितना कॉम्प्लेक्स और जितना डिमांडिंग स्पोर्ट्स होगा, आपको उतना ज्यादा एडेप्टेशन की जरूरत पड़ेगी, उतना ज्यादा आपको ट्रेनिंग देने की जरूरत पड़ेगी। लेट सपोज अगर आपका इवेंट है स्नैच इन दी वेट लिफ्टिंग, तो जाहिर सी बात है आपको उतना ज्यादा टाइम पीरियड लगेगा उस स्पोर्ट्स को अडेप्ट करने के लिए, राइट? आप एक दिन दो दिन में आप उस फील्ड में, उस स्पोर्ट्स में आप प्रो नहीं बन जाएंगे। आपको कम से कम 1 से 2 साल उसमें देना होगा, तब जाके कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस आपके बॉडी में आएंगे। करेक्ट? नाउ training load must progressively increase across the adaptation threshold and improve performance। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, जैसे जैसे आप ट्रेनिंग लोड को इंक्रीज करते जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड, वैसे वैसे आपका परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होता जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका परफॉर्मेंस या तो प्लेटिव हो जाएगा, या तो आपका परफॉर्मेंस डिक्लाइन करता जाएगा। करेक्ट? आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द मेजर ट्रेनिंग अडेप्टेशंस। इसमें हम पढ़ने वाले क्या है? इसमें हम ये पढ़ने वाले हैं कि हमारे बॉडी में ऐसे क्या चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से हमारा बॉडी इस ट्रेनिंग लोड को अडेप्ट करता है और हमारा परफॉर्मेंस एनहांस होता है। करेक्ट? सो द वेरी फर्स्ट अडेप्टेशन इज योर न्यूरोमस्कुलर अडेप्टेशन। क्या होता है न्यूरोमस्कुलर अडेप्टेशन? इसको समझने से पहले आपको ये जानना होगा कि न्यूरोमस्कुलर क्या होता है। न्यूरो मीन्स न्यूरॉन, मस्कुलर मीन्स मसल्स। करेक्ट? और न्यूरोमस्कुलर अडेप्टेशन क्या होता है हम अभी ये समझते हैं। बेटर मूवमेंट एफिशिएंसी एंड कोऑर्डिनेशन। क्या मतलब निकलता है इसका? सबसे पहली बात हम ये समझते हैं कि न्यूरॉन्स और मसल्स में रिलेशन क्या होता है। अगर आपने मेरी प्रीवियस जो प्लेलिस्ट है, अगर अगर आपने उससे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ा है, तो मैंने उसमें आपको अच्छे से समझाया व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन न्यूरॉन्स एंड द मसल्स। हमारे जो मसल्स हैं वो न्यूरॉन्स पर डिपेंडेंट होते हैं। जो हमारे जो वॉलंटरी मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स हैं, न्यूरॉन से जो मैसेज हमको मिलता है, मसल्स उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है। करेक्ट? नाउ मैं आपको एक एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूँ। लेट सपोज आप बास्केटबॉल में लेअप शॉट परफॉर्म करने जा रहे हैं, राइट? जब एक न्यू एथलीट जब बास्केटबॉल में लेअप शॉट परफॉर्म करता है, तो कई सारे अनवांटेड मूवमेंट्स को परफॉर्म करता है। इसकी वजह से उसका एनर्जी भी वेस्ट होता है और उसके मूवमेंट्स में भी काफी ज्यादा डिफिकल्टी आती है और वो एक्शन को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता। उसके हाथ इधर जा रहे हैं, उसके पैर इधर जा रहे हैं, लाइक दैट। लेकिन जब वो उस चीज पे माहिर हो जाता है, जब वो लेअप शॉट परफॉर्म करने के लिए माहिर हो जाता है, अनवांटेड मूवमेंट्स वो परफॉर्म नहीं करता। करेक्ट? इसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। हमारा जो ब्रेन है, हमारे जो आर्म्स है, जो लिम्स है, वो हमारे ब्रेन के अकॉर्डिंग परफॉर्म करने चाहिए और कोई भी अनवांटेड मूवमेंट हमको नहीं करना चाहिए जिससे हमारा एनर्जी बचे। दिस इज व्हाट द फर्स्ट पॉइंट इज, बेटर मूवमेंट एफिशिएंसी एंड कोऑर्डिनेशन। जब आप जब आपका बॉडी किसी ट्रेनिंग लोड को अडेप्ट कर लेता है, तब हमारे बॉडी में न्यूरोमस्कुलर अडेप्टेशन ऑकर होता है। व्हाट इज द सेकंड पॉइंट? इंप्रूव्ड मोटर यूनिट रिक्रूटमेंट एंड फायरिंग रेट। नाउ द थिंग इज, व्हाट इज मोटर यूनिट रिक्रूटमेंट? इसको समझने से पहले हम ये समझते हैं व्हाट इज मोटर यूनिट। वेरी वेरी सिंपल। मैंने आपको पढ़ा था व्हाट इज न्यूरॉन। सपोज दिस इज द न्यूरॉन, ये आपका न्यूरॉन है, दिस इज द हेड ऑफ द न्यूरॉन, दिस इज योर एक्सॉन एंड दिस इज योर डेंड्राइट्स। करेक्ट? यही डेंड्रॉइड्स हमको मैसेज ट्रांसफर करते हैं हमारे मसल्स में। राइट? एंड दिस इज योर स्केलेटल मसल्स। दीज आर सम ऑफ द स्केलेटल मसल्स। मसल फाइबर टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक, दीज आर मसल फाइबर्स। नाउ व्हाट इज मोटर यूनिट? हमारा जो एक सिंगल न्यूरॉन है, वो जितने मसल फाइबर को मैसेज पहुंचाता है, जाहिर सी बात है हमारा जो न्यूरॉन है वो इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा हमारे मसल फाइबर्स को। वो जितने मसल फाइबर्स को
इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, ये जो आपको वेब लाइक स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रहा है, ये जो नेटवर्क आपको नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं हम वन मोटर यूनिट। आई बात आपको समझ में? एक सिंगल न्यूरॉन जितने ज्यादा मसल फाइबर को इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, उसको हम बोलते हैं वन सिंगल मोटर यूनिट। और ऐसे कई सारे मोटर यूनिट्स हमारे बॉडी में काम करते हैं। करेक्ट? जितने ज्यादा मोटर यूनिट्स किसी मूवमेंट में परफॉर्म करते हैं, उतना ज्यादा आप फोर्स जनरेट करते हैं। करेक्ट? और जितने कम मोटर यूनिट्स अगर आपके परफॉर्म होंगे, उतने कम आप फोर्स आप जनरेट करेंगे। करेक्ट? दिस इज व्हाट दी मोटर यूनिट रिक्रूटमेंट। जब आप किसी एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं, हमारा बॉडी कम से कम मोटर यूनिट को रिक्रूट करता है। लेकिन जब आप उस चीज को अडेप्ट कर लेते हैं, जब आप बार बार उसी एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं, तो जो मोटर यूनिट रिक्रूटमेंट है, इंक्रीज हो जाता है। सपोज पहले जब आप कोई एक एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमारा बॉडी सिर्फ 5 मोटर यूनिट्स को रिक्रूट कर रहा है। लेकिन आप जब ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं, वो 5 से 10 मोटर यूनिट्स को रिक्रूट करने लग जाता है। यही बात आपको समझ में? ओके। नाउ अब हम समझते हैं व्हाट इज फायरिंग रेट। इसको मैं आपको बाद में भी समझाने वाला हूँ, बट स्टिल अगर ये आ चुका है तो इसको अभी हम समझ लेते हैं। व्हाट इज फायरिंग रेट? फायरिंग रेट का मतलब ये होता है कि किस रेट से हमारा न्यूरॉन इम्पल्स को जनरेट कर रहा है। व्हाट इज द इम्पल्स? इम्पल्स इज नथिंग बट द इंफॉर्मेशन। हमारा जो न्यूरॉन है, वो 1 सेकेंड में कितने इम्पल्स जनरेट कर पा रहा है। अगर वो कम इम्पल्स जनरेट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि फायरिंग रेट कम है। अगर वो ज्यादा से ज्यादा इम्पल्स जनरेट कर रहा है, विच मीन्स हमारा फायरिंग रेट ज्यादा है। जब आप एक्सरसाइज को कंटिन्यूली परफॉर्म करते हैं, तो हमारा फायरिंग रेट है, मोटर यूनिट फायरिंग रेट, ये इंक्रीज होता है। करेक्ट? इंक्रीज्ड मसल हाइपरट्रोफी। अगर आपने एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि व्हाट इज मसल हाइपरट्रोफी। मसल हाइपरट्रोफी इज नथिंग बट द इंक्रीज इन साइज ऑफ द मसल। अगर आपके मसल का साइज इंक्रीज हो जाता है, इसको हम बोलते हैं मसल हाइपरट्रोफी। जब आप ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं, तो जाहिर सी बात है आपके मसल स्ट्रेंथन होते हैं, मसल हाइपरट्रोफी ऑकर होता है। करेक्ट? ओके। इंक्रीज माइटोकॉन्ड्रियल बायोजेनेसिस। इसका मतलब क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है? व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया? इट इज अ पिगमेंट इन द ब्लड दैट कैरीज ऑक्सीजन। ये मैंने आपको बताया है। व्हाट इज बायोजेनेसिस? बायोजेनेसिस का मतलब ये है फॉर्मेशन। करेक्ट? जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, बायोजेनेसिस मीन्स formation of any biological compound. Correct? Increase mitochondrial biogenesis means increase in mitochondria in the blood. यहाँ तक आपको समझ में आया? So this is your neuromuscular adaptation. Let's move forward to the metabolic adaptation. Correct? Metabolic adaptation. What is metabolic? Metabolic is nothing but a process which increases, a process which releases the energy. This is what the metabolism is. Okay. Let's understand what is metabolic adaptation. Metabolic adaptation में होता यह है, this increases your ATP, PCR and glycogen stores. करेक्ट? मैंने आपको बताया है कि हमको एनर्जी कैसे मिलती है। हमको एनर्जी मिलती है एटीपी एंड पीसीआर से। कैसे मिलती है, ये मैं आने वाले लेक्चर्स में जब मैं आपको एनर्जी सिस्टम पढ़ाऊंगा, तो उसमें मैं आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। करेक्ट? अभी आप इतना समझ लीजिए कि एटीपी और पीसीआर से हमको एनर्जी मिलती है, और ग्लाइकोजन से भी हमको एनर्जी मिलती है। करेक्ट? मेटाबॉलिक एडेप्टेशन में हमारा होता है इंक्रीज इन एटीपी पीसीआर सिस्टम, और जो हमारा जो ग्लाइकोजन है, वो भी इंक्रीज होता है। व्हाट इज ग्लाइकोजन? ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। करेक्ट? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। बेटर लैक्टिक एसिड टॉलरेंस एंड डिलेड फटीग। क्या मतलब होता है लैक्टिक एसिड टॉलरेंस का? जब भी हम एनारोबिक एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, एनारोबिक एक्टिविटी व्हिच मींस ऐसी एक्टिविटी जिसमें हमारा बॉडी हमको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं दे पाता, दिस इज योर एनारोबिक एक्टिविटी। जब भी हम एनारोबिक एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, तब हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, और वो लैक्टिक एसिड सोरनेस का काम करता है। हमारे मसल में सोरनेस लेके आता है, और हमारा मसल काफी ज्यादा पेन करता है। नाउ जब आप ज्यादा से ज्यादा किसी वर्कआउट को परफॉर्म करते हैं, एनारोबिक एक्टिविटी करते हैं, आपका बॉडी इस सोरनेस को अडेप्ट कर लेता है। तब आपका बॉडी इस लैक्टिक एसिड को टॉलरेट करना सीख जाता है। दो आपका बॉडी लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेगा, जरूर करेगा, लेकिन आप उसको टॉलरेट करना सीख जाएंगे। एंड डिलेड फटीग विच मींस जो फटीग आपको 1 से 2 मिनट में आ जाता था, जो थकावट आपको 1 से 2 मिनट में महसूस होने लगता था, वो थकावट आपको 15 से 20 मिनट बाद आपको महसूस होने लगेगा। करेक्ट? दिस इज व्हाट द अडेप्टेशन इज। उसके बाद आता है हमारा इंक्रीज फैट यूटिलाइजेशन।
हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा फैट्स होते हैं। व्हाट माय पॉइंट? तो जब हम कोई भी एरोबिक एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं तब एक लिमिटेड कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में होता है। जब वो कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाता है तब हमारा बॉडी थकने लग जाता है। बट इफ यू रेगुलरली प्रैक्टिस योर एरोबिक एक्सरसाइज, जब आप रेगुलरली आप मैराथन परफॉर्म करते हैं, जब आप रेगुलरली एरोबिक एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं तो आपका बॉडी फैट से एनर्जी बनाने लग जाता है एफिशिएंटली। सो दिस इज व्हाट द इंक्रीज्ड फैट यूटिलाइजेशन। फैट से एनर्जी कन्वर्ट करना इज वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस, लेकिन जब आप रोज रोज वर्कआउट करते हैं तो आपका बॉडी इस टाइम ड्यूरेशन को कम कर लेता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। देन कम्स योर इम्प्रूव्ड ग्लाइकोलाइटिक एंड ऑक्सीडेटिव एनर्जी सिस्टम। आपके जो एनर्जी सिस्टम है, सपोज योर एटीपी सिस्टम, ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम, दिस ऑल्सो रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम। लेकिन जब आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं तो इसकी इनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। करेक्ट? ग्रेटर कैपिलरी नेटवर्क। यू नो व्हाट इज कैपिलरी? कैपिलरी मीन्स जहां पे हमारा आर्टरीज और वेन्स जहां पे ज्वाइन करती हैं, उस एरिया को हम बोलते हैं कैपिलरी। और वहीं से हमारा जो चेंजेस ऑफ गैस है और जो न्यूट्रिएंट्स का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो वहीं पे होता है कैपिलरीज में। करेक्ट? जब आप ज्यादा से ज्यादा वर्कआउट परफॉर्म करते हैं काफी लंबे टाइम तक, तब आपके बॉडी में कैपिलरी का नेटवर्क भी बढ़ जाता है, जिससे बेटर न्यूट्रिएंट्स और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आपके मसल से पहुंचते हैं। करेक्ट? अगर आपने एनाटॉमी फिजियोलॉजी अच्छे से पढ़ा है देन आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। करेक्ट? लेट्स मूव फॉरवर्ड। शुरू कर रहा हूँ ना। नाउ और थर्ड पॉइंट इज कार्डियो रेस्पिरेटरी एडेप्टेशन। क्या होता है कार्डियो रेस्पिरेटरी एडेप्टेशन? इंक्रीज्ड लंग्स कैपेसिटी। क्या मतलब होता है इसका? आपने टाइडल वॉल्यूम पढ़ा होगा, इंस्पिरेटरी वॉल्यूम पढ़ा होगा, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम पढ़ा होगा। राइट? ये सारे वॉल्यूम्स आपने पढ़े होंगे। सो दीज आर सम ऑफ द कैपेसिटीज विच मीन्स हमारा जो लंग्स है वो कितना ज्यादा एयर को इनहेल कर सकता है। जब आप कंटिन्यूली इसी एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं, स्पेसिफिकली एरोबिक एक्सरसाइज, तब हमारे लंग्स की जो कैपेसिटी है एयर को इनहेल करने की और एक्सहेल करने की, वो इंक्रीज हो जाती है। राइट? सो दिस इज द फर्स्ट एडेप्टेशन इन द कार्डियो रेस्पिरेटरी एडेप्टेशन। व्हाट इज द सेकंड? इंक्रीज्ड स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक एफिशिएंसी। मैंने आपको बताया था व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम। एक स्ट्रोक में हमारा हार्ट जितना ब्लड पंप करता है दैट इज योर स्ट्रोक वॉल्यूम। एंड कार्डियक एफिशिएंसी विच मीन्स कितने एफिशिएंटली हमारा हार्ट ब्लड को पंप कर पा रहा है। करेक्ट? जब आप किसी वर्कआउट को बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं, जब आप कंटिन्यूअली किसी वर्कआउट को परफॉर्म करते हैं, तब हमारे हार्ट का जो स्ट्रेंथ है, जो हमारे कार्डियक मस्कुलर स्ट्रेंथ है, वो इंक्रीज हो जाती है और हमारा हार्ट बहुत अच्छे से ब्लड को पंप कर पाता है। थर्ड पॉइंट इज लोअर रेस्टिंग हार्ट रेट। क्या मतलब होता है इसका? जब आपका हार्ट स्ट्रांग होता है तब आपका लोअर रेस्टिंग हार्ट रेट है वो काफी ज्यादा डिक्रीज हो जाता है। पॉइंट इज क्यों? जितना ज्यादा स्ट्रांग आपका हार्ट होगा आपका रेस्टिंग हार्ट रेट उतना ही कम होगा। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है, जितना ज्यादा आपका हार्ट स्ट्रांग होगा तो उतना ज्यादा ब्लड को पंप करेगा, और जितना ज्यादा एक स्ट्रोक में वो ब्लड को पंप करेगा उतना कम उसको बीट करना पड़ेगा एक मिनट में। अब बात समझ में? व्हाट इज योर हार्ट रेट? हार्ट रेट मीन्स एक मिनट के अंदर अंदर आपका हार्ट कितने बार बीट करता है, दैट इज योर हार्ट रेट। करेक्ट? और कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड हर मिनट हमारे बॉडी को चाहिए। करेक्ट? लेकिन अगर आपका हार्ट स्ट्रांग है तो कम बीट्स में ज्यादा से ज्यादा ब्लड को पंप कर देगा। करेक्ट? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। इंक्रीज्ड कैपिलरी डेंसिटी, ये मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया है। हायर लैक्टेट थ्रेशोल्ड। मैं आपको अच्छे से बताऊंगा व्हाट इज लैक्टेट थ्रेशोल्ड। लैक्टेट थ्रेशोल्ड का मतलब ये है, अभी हम बेसिक से समझते हैं। लैक्टेट थ्रेशोल्ड का मतलब ये होता है कि एक ऐसा पॉइंट जहां से हमारा जो लैक्टिक एसिड है वो बहुत ज्यादा स्पाइक मारता है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, वो टॉलरेट करने लायक नहीं बचता। दैट इज योर लैक्टेट थ्रेशोल्ड। ये एक्चुअल में होता क्या है इसको हम डीप में आगे आने वाले लेक्चर से पढ़ने वाले हैं। करेक्ट? जब आप अडेप्ट कर लेते हैं किसी स्पोर्ट्स के इवेंट को, तब आपका जो लैक्टेट थ्रेशोल्ड है वो इंक्रीज हो जाता है। करेक्ट? इंक्रीज्ड VO2 मैक्स। व्हाट इज VO2 मैक्स? इसका मतलब ये है कि आप एक मिनट में कितना ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहे हैं। करेक्ट? एक जो एलीट एथलीट्स है वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन इनटेक करता है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी बना सके। करेक्ट? सो दिस इज द कार्डियो रेस्पिरेटरी एडेप्टेशन।
हमने 3 एडेप्टेशंस अभी तक के पढ़े हैं। फर्स्ट वन इज न्यूरोमस्कुलर एडेप्टेशन, सेकंड वन इज मेटाबॉलिक एडेप्टेशन एंड द थर्ड वन इज कार्डियो रेस्पिरेटरी एडेप्टेशन। आई होप आपको ये सारे एडेप्टेशंस समझ में आए होंगे। दिस आर मोर रिलेटेड टू एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसको हम शायद फिर से रिपीट करेंगे अपने एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के लेक्चर में। करेक्ट? ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ कम्स द स्टेजेस ऑफ एडेप्टेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हमारे एडेप्टेशन में 4 स्टेजेस होते हैं, करेक्ट, जिसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट स्टेज। व्हाट इज प्री एडेप्टेशन? प्री एडेप्टेशन का मतलब ये है कि जो टेम्पररी एडेप्टेशन जो ऑकर होता है हमारे बॉडी में किसी भी वर्कआउट को परफॉर्म करने के बाद, दैट इज प्री एडेप्टेशन। समझते हैं इसको, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? इनिशियल टेम्पररी एडेप्टेशन ड्यूरिंग अर्ली ट्रेनिंग। या अर्ली ट्रेनिंग के दौरान जो इसेंशियल एडेप्टेशन है उसको हम बोलते हैं प्री एडेप्टेशन। सपोज आप किसी एकेडमी में गए हैं, 100 मीटर रेस को परफॉर्म करना चाहते हैं, आपका पहला दिन था, आपने 100 मीटर रेस को परफॉर्म किया, आप घर आए और दूसरे दिन आप फिर से रेडी हो गए, फटीग आपका पूरा खत्म हो चुका है, आप फिर से रेडी हैं अपने अगले दिन के लिए। दिस इज योर प्री एडेप्टेशन। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, आपने 100 मीटर इवेंट को परफॉर्म किया, उसके बाद 10 से 15 मिनट बाद आपका बॉडी फिर से रेडी हो गया उस इवेंट को फिर से परफॉर्म करने के लिए। दिस इज योर इनिशियल टेम्पररी एडेप्टेशन, जो कुछ टाइम के लिए होता है। करेक्ट? ये जब आप शुरुआत में जब आप किसी ट्रेनिंग को परफॉर्म करते हैं तभी आपके बॉडी में ऑकर होता है। इसका कोर मतलब ये हो सकता है कि आप अपने फटीग से ऊपर आ चुके हैं, आपका फटीग पूरा खत्म हो चुका है। दिस इज योर प्री एडेप्टेशन। देन कम्स योर कंपनसेशन। व्हाट इज कंपनसेशन? समझते हैं इसको। बॉडी रिस्पॉन्ड्स पॉजिटिवली इंप्रूविंग वर्क कैपेसिटी एंड परफॉर्मेंस। क्या मतलब निकला इसका? कि जब आपके स्किल्स में, जब आपके परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आता है, दैट इज योर कंपनसेशन। और ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। करेक्ट? आई होप आपको कंपनसेशन समझ में आया होगा। नाउ देन कम्स योर स्टेबल प्री कॉम्पिटेटिव एडेप्टेशन। व्हाट इज दिस? क्या होता है हमारा स्टेबल प्री कॉम्पिटेटिव एडेप्टेशन? समझते हैं इसको। एथलीट कैन टॉलरेट एंड रिकवर फ्रॉम हाई ट्रेनिंग लोड्स, कंपटीशन रेडीनेस डेवलप्स। क्या मतलब निकलता है इसका? जब एथलीट हाई ट्रेनिंग लोड से रिकवर कर जाता है, दिस इज योर प्री कॉम्पिटेटिव या स्टेबल एडेप्टेशन। जब आप किसी हाई ट्रेनिंग लोड से रिकवर नहीं कर पाते, इसका मतलब ये है कि आप कंपटीशन के लिए रेडी नहीं है। क्योंकि जब आप कंपटीशन में जाएंगे परफॉर्म करने के लिए, तो जाहिर सी बात है हर इवेंट के बाद जो आपको फटीग आएगा वो काफी ज्यादा हाई होगा और आपको उससे रिकवर करना भी बहुत जल्दी पड़ेगा। बहुत जल्दी आपको उससे रिकवर करना पड़ेगा। अगर आप रिकवर नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप कंपटीशन के लिए अभी तैयार नहीं है। स्टेबल और प्री कॉम्पिटेटिव अडेप्टेशन सब समझते हैं क्या बोल रही है? एथलीट कैन टॉलरेट एंड रिकवर फ्रॉम हाई ट्रेनिंग लोड। जब आप हाई ट्रेनिंग लोड से रिकवर कर जाते हैं, दैट इज योर स्टेबल और प्री कॉम्पिटेटिव एडेप्टेशन। करेक्ट? नाउ व्हाट इज स्टेट ऑफ रेडीनेस? क्या मतलब निकलता है स्टेट ऑफ रेडीनेस? जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसा स्टेट जो कह रहा है कि आप रेडी हैं कंपटीशन के लिए। इसका मतलब डिफिनेशन समझते हैं। एथलीट रीचेस पीक कंडीशन विथ ऑप्टिमल टेक्निकल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल परफॉर्मेंस। क्या मतलब निकलता है इसका? जब एथलीट फिजिकली, साइकोलॉजिकली, टेक्निकली 100% प्रिपेयर है किसी भी कंपटीशन में अपना पीक परफॉर्मेंस देने के लिए, दैट इज योर स्टेट ऑफ रेडीनेस। इसको हम टेपरिंग कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं। व्हाट इज टेपरिंग? मैं आपको बताता हूं अभी। जब एथलीट कंपटीशन के पास पहुंचता है तब हम उसको ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग नहीं देते, हम उसको कम से कम ट्रेनिंग देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? ताकि उसके बॉडी में जो भी फटीग है, जो भी इंजुरी है, उससे वो 100% रिकवर कर जाए। क्योंकि वो जब तक के 100% रिकवर नहीं करेगा तक कि वो अपना 100% पीक परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। दिस इज व्हाट द स्टेट ऑफ रेडीनेस इज। हम बात करते हैं ट्रेनिंग इफेक्ट्स के बारे में। ट्रेनिंग इफेक्ट क्या होता है, जो हमने अभी पिछले स्लाइड्स में पढ़ा कि ट्रेनिंग का हमारे बॉडी में क्या क्या इफेक्ट होता है, जिसमें हमने पढ़ा न्यूरोमस्कुलर इफेक्ट, मेटाबॉलिक इफेक्ट और कार्डियो रेस्पिरेटरी इफेक्ट। इसी को हम बोलते हैं ट्रेनिंग इफेक्ट। कि क्या क्या चेंजेस एक ट्रेनिंग हमारे बॉडी में लेके आता है। दिस इज व्हाट द ट्रेनिंग इफेक्ट। समझते हैं यहाँ पे डेफिनेशन क्या होता है। ट्रेनिंग इफेक्ट इज द बॉडीज एडेप्टिव रिस्पॉन्स
टू अ ट्रेनिंग प्रोग्राम लीडिंग टू फिजियोलॉजिकल एंड परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट्स। करेक्ट? एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस लेके आता है, जिसकी वजह से हमारे परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आता है। दिस इज व्हाट द ट्रेनिंग इफेक्ट इज। ओके, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग इफेक्ट। ट्रेनिंग इफेक्ट्स के 3 से 4 टाइप्स होते हैं। वन बाय वन हम इनको स्टडी करने वाले हैं और ये यूजीसी नेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। करेक्ट? सो द वेरी फर्स्ट वन इज इमीडिएट ट्रेनिंग इफेक्ट। क्या होता है इमीडिएट ट्रेनिंग इफेक्ट? जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, एक ऐसा ट्रेनिंग इफेक्ट जस्ट ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ऑकर होता है या ट्रेनिंग के दौरान ऑकर होता है हमारे बॉडी में, इज कॉल्ड इमीडिएट ट्रेनिंग इफेक्ट। क्या कह रहा है? लेट्स सी द डेफिनेशन। Immediate training effect is occurs during or immediately after the exercise। ऐसा इफेक्ट जो ट्रेनिंग के दौरान, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद हमारे बॉडी में ऑकर होता है। जैसे कि इंक्रीज्ड हार्ट रेट। जब भी आप रनिंग करते हैं, जाहिर सी बात है आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। फटीग, फटीग जैसे कि लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाना, ऑक्सीजन डेट हो जाना। राइट, दिस इज योर फटीग। रिड्यूस्ड फोर्स प्रोडक्शन। जाहिर सी बात है जब फटीग ऑकर होगा तब आपका मसल ज्यादा से ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। मसल ग्लाइकोजन डिप्लीशन। आपके मसल में जितना अमाउंट ऑफ ग्लूकोज है या ग्लाइकोजन है वो खत्म हो जाता है। दिस इज द इमीडिएट ट्रेनिंग इफेक्ट। क्या असर होता है ट्रेनिंग का? करेक्ट? ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लेट्स मूव टू द सेकंड वन। दिस इज योर डिलेड ट्रेनिंग इफेक्ट। जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, व्हाट इज डिलेड ट्रेनिंग इफेक्ट? ऐसा ट्रेनिंग इफेक्ट जो ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपको नजर आता है या काफी ज्यादा टाइम के बाद आपको आपके अपनी बॉडी में नजर आता है, दैट इज योर डिलेड ट्रेनिंग इफेक्ट। लेट्स सी व्हाट्स द डेफिनेशन स्टेट्स। अपीयर आफ्टर रिकवरी व्हेन फटीग डिसअपियर्स। क्या मतलब निकलता है इसका? जब आपने कोई ट्रेनिंग को परफॉर्म किया, जाहिर सी बात है ट्रेनिंग परफॉर्म करने के बाद आपके बॉडी में फटीग आएगा। जब आप उस फटीग से ओवरकम कर जाएंगे तब होता है हमारा डिलेड ट्रेनिंग इफेक्ट। अब इसके रिजल्ट में क्या होता है? आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाता है। जैसे कि आप जिम गए, आप जिम में 10 केजी से आपने बारबेल कर्ल मारा, करेक्ट? और वापस आए, आपके मसल्स में सोरनेस आई, एक दो दिन का गैप हुआ, उसके बाद आप जाके देख रहे हैं कि आप 10 केजी से जो आपने बारबेल कर्ल मारा है, आप 12 केजी से मार सकते हैं। सो दिस इज योर इम्प्रूवमेंट। करेक्ट? ये कब हुआ? जब आप अपने फटीग से रिकवर कर गए। राइट? सो दिस इज द डिलेड ट्रेनिंग इफेक्ट। इसका रिजल्ट क्या होता है? इम्प्रूव्ड फिटनेस, बेटर परफॉर्मेंस। मोर इंटेंस ट्रेनिंग रिक्वायर्स लॉन्गर रिकवरी बिफोर बेनिफिट अपीयर्स। आपका जितना ज्यादा इंटेंस आपका ट्रेनिंग होगा उतना ज्यादा आपको टाइम चाहिए रिकवरी के लिए। ये मैंने आपको पहले ही बताया है। करेक्ट? ओके, लेट्स मूव टू द थर्ड टाइप। सो थर्ड टाइप इज क्यूमुलेटिव ट्रेनिंग इफेक्ट। व्हाट इज क्यूमुलेटिव ट्रेनिंग इफेक्ट? अभी हम समझते हैं। डेवलप्स आफ्टर मेनी ट्रेनिंग सेशंस और ट्रेनिंग फेजेस। ये तब डेवलप होता है जब आप काफी ज्यादा ट्रेनिंग सेशंस को परफॉर्म कर लेते हैं या आप काफी ज्यादा ट्रेनिंग फेजेस से आप गुजर जाते हैं, तब ये आपके बॉडी में ऑकर होता है। प्रोड्यूस्ड बाय कंसिस्टेंट एंड वेल प्लान्ड ट्रेनिंग विथ प्रॉपर रिकवरी। आपको कंसिस्टेंसी चाहिए एटलीस्ट 6 to 7 मंथ का। इट कैन गो अप टू 1 year ऑल्सो, बट मिनिमम 6 months। करेक्ट? लीड्स टू लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। ये आपके परफॉर्मेंस में एक लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट लेके आता है। करेक्ट? फटीग एंड ट्रेनिंग गेन, इसको हम अभी समझते हैं। अकॉर्डिंग टू जेट्सकिरोस्की एंड क्रेमर, जेट्सकिरोस्की और क्रेमर के अकॉर्डिंग फटीग लास्ट अबाउट 1 unit ऑफ टाइम, ट्रेनिंग बेनिफिट लास्ट अबाउट 3 times लॉन्गर। इसका जो रेशियो है मैं आपको अभी इसको और अच्छे से समझाता हूँ। हमारा जो फटीग है और जो हमारे जो ट्रेनिंग का जो इंप्रूवमेंट उसके बीच का रेशियो होता है 3:1। इसका मतलब क्या निकलता है? जब भी आप ट्रेनिंग करते हैं, राइट, जब भी आप ट्रेनिंग किए तो जाहिर सी बात है आपके बॉडी में फटीग आएगा। लेट्स से आपके बॉडी में अगर 1 दिन तक फटीग है तो जो आपका जो परफॉर्मेंस जो इंप्रूव हुआ है वो 3 दिन तक रहेगा। तो क्या आपको बात समझ में आया? जो फटीग है वो आपके बॉडी में कम दिनों तक होता है और जो इंप्रूवमेंट है वो आपके बॉडी में 3 दिनों तक होता है। लेट सपोज आपने ट्रेनिंग परफॉर्म किया, बहुत ही ज्यादा इंटेंसिफाइड ट्रेनिंग था वो, आपको 1 वीक तक आपके बॉडी में फटीग रहेगा, लेकिन उसके बाद जो परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा वो आपके बॉडी में 3 वीक्स तक होगा।
क्या आपको ये बात समझ में आई? आई होप आपको समझ में आई होगी। दिस इज व्हाट दी 3:1 फॉर्मूला, राइट? जैसे कि अगर आप, जो मैंने आपको बताया कि 3 वीक्स तक आपके बॉडी में वो इंप्रूवमेंट बना रहेगा। ये कब बना रहेगा? जब आप प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं कर रहे तब भी वो बना रहेगा, राइट? जैसे कि आपने ट्रेनिंग किया, आपके बॉडी में फटीग आया, आपने 1 वीक तक आपने रेस्ट किया, 1 वीक तक आपके बॉडी में फटीग है, लेकिन जाहिर सी बात है उस फटीग रिजल्ट में आपका परफॉर्मेंस भी इनहांस होगा। तो इनहांस्ड परफॉर्मेंस है वो 3 वीक्स तक रहेगा, 1 वीक का फटीग और 3 वीक्स का इनहांस्ड परफॉर्मेंस, करेक्ट? ओके, आगे बढ़ते हैं आप। अडेप्टेशन ऑकर्स आफ्टर फटीग हैज बीन एलिमिनेटेड। आपके बॉडी में अडेप्टेशन तभी आएगा जब आपके बॉडी से फटीग कंप्लीटली खत्म हो चुका है। अगर आपके बॉडी में फटीग होगा तो जाहिर सी बात है आप परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे, आपको क्रैम्प्स रहेंगे, आपकी बॉडी में प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होंगे, प्रॉपर एनर्जी नहीं होगा। तो आप पीक परफॉर्मेंस आप तभी दे पाएंगे, इंप्रूवमेंट तभी होगा जब आपकी बॉडी से फटीग जा चुका है, करेक्ट? ओके, लेट्स मूव टू द फोर्थ टाइप ऑफ इफेक्ट। So the fourth type is your residual training effect. क्या होता है residual training effect? समझते हैं इसको। The residual training effect is the retention of training induced adaptation after training has stopped. क्या मतलब निकलता है इसका? ये वैसा ट्रेनिंग इफेक्ट है जो हमारे बॉडी में बना रहता है हमारे ट्रेनिंग खत्म होने के बाद भी। आया आपको समझ में? मैंने 1 महीने तक ट्रेनिंग की, उसके बाद मैंने अपनी ट्रेनिंग बंद कर दी। ट्रेनिंग बंद करने के बाद भी जो इंप्रूवमेंट मेरे बॉडी में रह जा रहा है, ट्रेनिंग बंद होने के बाद भी, ट्रेनिंग के एलिमिनेशन के बाद भी अगर मेरे बॉडी में वो इंप्रूवमेंट रह जा रहा है, दैट इज योर रेसिडुअल ट्रेनिंग इफेक्ट। इसको हम समझते हैं और अच्छे से। इट रिफर्स टू हाउ लॉन्ग इंप्रूवमेंट इन फिटनेस और परफॉर्मेंस सच एज स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस एंड स्पीड आर मेंटेन्ड वंस सिस्टमैटिक ट्रेनिंग सीजेस। कब तक हमारे बॉडी में जो इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस है वो रहता है हमारे ट्रेनिंग के खत्म होने के बाद। दिस इज व्हाट द रेसिडुअल ट्रेनिंग इफेक्ट। फिर से हम समझते हैं, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद भी इंप्रूवमेंट हमारे बॉडी में रह जाता है, दैट इज योर रेसिडुअल ट्रेनिंग इफेक्ट। ओके, नाउ अभी हम समझते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द ट्रेनिंग इफेक्ट। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे ट्रेनिंग इफेक्ट को इफेक्ट करते हैं, राइट? इसको हम पॉपर्स ट्रेनिंग इफेक्ट कैटेगरी भी बोलते हैं। क्या होता है अभी हम इसको समझते हैं। करंट फिटनेस और ट्रेनिंग लेवल। अगर आप पहले से एक एलीट एथलीट है, तो जाहिर सी बात है ट्रेनिंग इफेक्ट उतना आपको प्रोमिनेंटली आपको अपने बॉडी में नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो परफॉर्मेंस है वो पहले से ही बहुत ज्यादा इनहेंस्ड है। तो अगर आपको एडेप्टेशन अपने बॉडी में न्यू एडेप्टेशन लेके आना है तो आपको और भी ज्यादा पुश करना पड़ेगा, और भी ज्यादा स्टिमुलस अपने बॉडी को देना होगा, करेक्ट? ओके, सेकेंड पॉइंट इज प्रीवियस ट्रेनिंग सेशंस। आपका जो ट्रेनिंग इफेक्ट है वो उस पे भी डिपेंड करता है कि आपका प्रीवियस ट्रेनिंग सेशन कैसा रहा है। अगर आपका प्रीवियस ट्रेनिंग सेशन काफी ज्यादा लो रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग इफेक्ट देख सकते हैं जब आप हाई इंटेंसिटी में परफॉर्म करते हैं, करेक्ट? अगर आपका प्रीवियस ट्रेनिंग सेशन है वही काफी ज्यादा इंटेंसिफाइड रहा है और इस बार भी अगर आप वैसे ही ट्रेनिंग सेशन परफॉर्म करते हैं, उतना ज्यादा आप एडेप्टेशन नहीं दिखेंगे, करेक्ट? ओके, देन कम्स योर टोटल ट्रेनिंग लोड। आप कितना ट्रेनिंग लोड परफॉर्म कर रहे हैं, आप कितना स्टिमुलस अपने बॉडी को दे रहे हैं। अगर आप ज्यादा दे रहे हैं विच मीन्स आपको ज्यादा से ज्यादा अडेप्टेशन देखने को मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। कम दे रहे हैं तो कम से कम मिलेगा, करेक्ट? नाउ यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वॉल्यूम एंड इंटेंसिटी, इसको मैं वेरिएबल्स वाले चैप्टर्स में आपको और अच्छे से बताऊंगा। देन कम्स योर ऑर्डर ऑफ एक्सरसाइज। आप किस ऑर्डर में एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं ये भी डिपेंड करता है, करेक्ट? देन कम्स योर रिकवरी इंटरवल बिटवीन सेशंस। अगर आप प्रॉपर रिकवरी ले रहे हैं हर सेशन के बीच में तो ज्यादा से ज्यादा एडेप्टेशन ऑकर होगा और आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन बात यह है कि अगर आप बहुत ज्यादा रिकवरी पीरियड ले रहे हैं, इससे आपका परफॉर्मेंस डिक्रीज भी हो सकता है। इसको हम डी ट्रेनिंग बोलते हैं, करेक्ट? ये हम आगे आने वाले सेशंस में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द की पॉइंट। प्रॉपर ट्रेनिंग इफेक्ट प्लस एडिक्वेट रिकवरी, इससे क्या होगा? पॉजिटिव अडेप्टेशन आएगा और परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगा। सो दिस इज व्हाट व्हिच आई वाज ट्राइंग टू कन्वे, करेक्ट? अगर आपको ये तीनों, ये चारों ट्रेनिंग इफेक्ट्स अगर आपको समझ में आ गए, इमीडिएट ट्रेनिंग इफेक्ट,
delayed training effect, cumulative training effect, and residual training effect, then answer this question. This question was asked in UGC NET September 2024. Pause the video and solve the question. ओके, आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया होगा. वेरी 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 इजी क्वेश्चन. क्या कह रहा है? रिटेंशन ऑफ चेंज बाय सिस्टमैटिक वर्कलोड बियॉन्ड अ सर्टेन टाइम पीरियड आफ्टर द सेशन ऑफ द ट्रेनिंग इज कॉल्ड. सेशन ऑफ द ट्रेनिंग का मतलब ये है, सेशन का ट्रेनिंग ये है, सेशन का मतलब होता है खत्म हो जाना. ये बात समझ में? सेशन मतलब खत्म हो जाना और सेशन ऑफ ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग खत्म हो जाना. क्या कह रहा है? द रिटेंशन ऑफ चेंजेस द सिस्टमैटिक वर्कलोड बियॉन्ड अ सर्टेन टाइम पीरियड आफ्टर सेशन ऑफ द ट्रेनिंग. ट्रेनिंग खत्म होने के बाद भी जो परफॉर्मेंस इंप्रूव हमारे बॉडी में रह जा रहा है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं रेसिडुअल ट्रेनिंग इफेक्ट. ये मैंने आपको ही पढ़ाया है. ये रिसेंट पेपर का क्वेश्चन है यूजीसी नेट सितंबर 2024 का. करेक्ट. ओके, अभी हम बाकी चीजों को भी समझ लेते हैं जो हमने रिवाइज किया हुआ है. व्हाट इज एक्यूट ट्रेनिंग इफेक्ट? एक्यूट ट्रेनिंग इफेक्ट इज नथिंग बट वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग इफेक्ट जो आपको अपने बॉडी में नजर आता है. राइट. जैसे कि हार्ट बीट में इंक्रीज हो जाना, आपका ग्लाइकोजन लेवल का कम हो जाना, दैट इज योर एक्यूट ट्रेनिंग इफेक्ट. देन कम्स योर इमीडिएट ट्रेनिंग इफेक्ट. क्या मतलब होता है इसका? तो जस्ट आप वर्कआउट करने के बाद जो आपके बॉडी में चेंजेस आते हैं दैट इज योर इमीडिएट ट्रेनिंग इफेक्ट. रेसिडुअल हमने अभी बात की है. डिलेड ट्रेनिंग इफेक्ट मैंने आपको बताया था, जब आप काफी समय तक किसी एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं उसके बाद जो इंप्रूवमेंट आता है दैट इज योर डिलेड ट्रेनिंग इफेक्ट. करेक्ट. सो आई होप आपसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ होगा. And this is the only right way to prepare for the UGC NET examination. Just revise the concept and solve the PYQs. Correct? You have plenty amount of the PYQs. You don't need any of the what you can say, any of the mock test, because the PYQ itself is sufficient for you. You don't need any mock test. Right? Okay. So this is all for this session. आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे. इसके बाद हम कंपनसेशन और सुपर कंपनसेशन को हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही डिटेल्ड फॉर्म में, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए यूजीसी नेट में हम उनको सॉल्व करेंगे. सो इफ यू लाइक दिस सेशन देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, गुड बाय.